नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 से लेकर 2022 के दौरान पूछे गए हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया है इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों को और मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको यूपी पीसीएस प्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर हम आते हैं। तो अभी तक हमने 2011 से लेकर के 2016 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब 2017 से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो 38वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित करता है। द नेम अघन्या मेंशन इन मेनी पैसेज ऑफ द ऋग्वेद रिफर्स टू पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, प्रीस्ट, वुमेन, काऊ, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित करता है गाय के लिए। तो वैदिक समाज में गाय अत्यधिक मूल्यवान वस्तु थी। इसका मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता था और अघन्या इसे कहा गया है ऋग्वेद में कि जो ना मारे जा सकने लायक हो, जिसे मारना नहीं चाहिए, अघन्या। सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले। तो निम्नलिखित में से कन्हेरी में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन हमें मिलता है। 39 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, कन्हेरी। अगला तो सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में तीर्थंकर हैं और सूची 2 में प्रतिमा लक्षण। उन तीर्थंकर से जुड़े हुए क्या चिन्ह महत्वपूर्ण है ये पूछा जा रहा है। तो आदिनाथ, मलिकनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। वृषभ, बुल, अश्व, हर्ष, सर्प, स्नेक, जल कलश, वाटर जार। तो आदिनाथ, वृषभ, बुल। ए का वन हमें ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, इसका मतलब सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। मलिकनाथ, जल कलश, बी का 4। तो बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी में भी दिख रहा है और 1 में भी दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं पहले से सी उत्तर नहीं हो सकता है। तो ऐसे में बी में 4 दिख रहा है, तो ये ए हमारा उत्तर है। ठीक है, ए का 1 आदिनाथ वृषभ, बी का 4 मलिकनाथ जल कलश, सी का 3 पार्श्वनाथ सर्प और डी का 2 संभवनाथ अश्व। ठीक है, तो यही 40 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो कुल 4 कथन हैं, इसमें से एक सही नहीं। पहला, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो देखिए ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, तो चट्टानों को काट करके बनाए गए सबसे प्राचीन गुफा है बराबर पहाड़ी की गुफाएं। और ये इनमें से अधिकांश का निर्माण मौर्य काल में हुआ है, तो ये 6ठी शताब्दी की नहीं है, ये मौर्य काल से संबंधित हैं। ठीक है, 322 से लेके 185 ईसा पूर्व। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सूची आ गया, सूची 1 और सूची 2। गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख,
मिलिंद पन्हों और तक्षशिला का लेख। तो इसमें से सबसे आसान क्या, जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन की बात करता है। बी का 4 देखें हमें उत्तर मिलता है, तो बी का 4 सी में भी है और बी में भी है। इसका मतलब हमें इस तथ्य से उत्तर नहीं मिल पाएगा। मिलिंद पन्हों, मिनेंडर इससे संबंधित है, हम सब जानते हैं। तो सी का 1, सी का 1 हमें कहां दिख रहा है, सी का 1 हमें दिख रहा है केवल और केवल सी में। तो देखने में तो यह प्रश्न थोड़ा मुश्किल था, लेकिन असल में यह प्रश्न आसान ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर मिलिंद पन्हों मिनेंडर सी का 1 आपको पता होता तो इसका उत्तर मिल गया होता। तो 42 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में और रुहेलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में, और मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी, और जो आधुनिक जयपुर है, अलवर है, भरतपुर का जो इलाका है वो वही मत्स्य महाजनपद से संबंधित क्षेत्र है। तो राजस्थान हमारा उत्तर है 43 का बी। तो यहां पे देखें महाजनपद और उनकी राजधानी यहां पे दिया हुआ है। तो काशी, वाराणसी, अंग, वत्स, वजी, मल, चेदी, मत्स्य, विराटनगर या बैराट। ठीक है, तो इस तरीके से महाजनपद और उनकी राजधानी इस तरह से क्रम करके दिया जा सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए ओदे, बी बोरी, सी बागौर और डी लखनिया। तो निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण हमें 2 जगह से मिलते हैं, एक तो बागौर और दूसरा आदमगढ़। तो बागौर और आदमगढ़, आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जैसे बागौर राजस्थान, ठीक है, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल जिसका उत्खनन पीएन मिश्र द्वारा कराया गया, और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं। इसके बाद आदमगढ़ मध्य प्रदेश, तो यहां से भी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद सराय नाहर राय, भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष यहां से मिला। युद्ध में हत्या का प्रथम साक्ष्य, इसी तरीके से सब है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अगला, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 1 कालीबंगा, 2 लोथल, 3 आलमगीरपुर और 4 हुलास। तो आलमगीरपुर ये मेरठ हिड्डन नदी के किनारे, और हुलास ये सहारनपुर में। तो ये दोनों जो स्थल हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो 3 और 4 यानी 45 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजस्नेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काटक। तो निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। आइए देखें, तो यजुर्वेद 2 भागों में है। पहला जिसे कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिलष्ट, मैत्री, तैत्तिरीय संहिता। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद, इसे ही वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, और इसकी 2 शाखाएं हैं, कर्ण और मध्यान्ह। ठीक है, तो यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। 47 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, खारवेल। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं, और सूची 2 में उनके राज्य हैं। तो धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगोपा।
अवमुक्त, कंची, कुस्तलपुर, पालक्का। ठीक है, तो देखिए इसमें से धनंजय ये कुस्तलपुर का शासक था। ए का 3 और ए का 3 हमें पता है, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया। सी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ए का 3 केवल और केवल सी में है। तो अब ऐसे बी का 1, ठीक है, नीलराज अवमुक्त। सी का 4 उग्रसेन पालक्का और डी का 2 विष्णु गोपा, ठीक है, कांची। अब आइए थोड़ा देख लें, तो कुल प्रयाग प्रशस्ति में 12 राजाओं का उल्लेख किया गया है। दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने जिनको पराजित किया उनका नाम यहां पे लिखा है। तो कौशल का महेंद्र, कौराल का राजा मटराज, कोटूर का स्वामीदत्त, कांची का विष्णुगोप, बेंगी का हस्तिवर्मा, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्तलपुर का धनंजय, पालक का उग्रसेन, अवमुक्त का नीलराज। ठीक है, तो ये जो दक्षिणापथ युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिण के राज्यों को हराया था, उनके शासकों का नाम लिखा हुआ और उनका राज्य। अगला, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी हमें मिलती है अयोध्या के लेख से। इसी लेख में बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए और दोनों के पुरोहित थे पतंजलि। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो भारत पर तुर्की आक्रमण इसीलिए सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे वो बहुत वीर और बहुत साहसी थे और उनका सैन्य कौशल बहुत विस्तृत था। सबसे बड़ी बात जो थी वो राजनीतिक एकता की कमी थी। तो एक मारा जा रहा है तो दूसरा आनंद ले रहा है और फिर बारी बारी से सब मारे गए। तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन का स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है दोनों। अगला, निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। अब देखिएगा आप 2018 से प्रश्न धीरे धीरे बहुत कठिन होने लगेंगे और 2021 और 22 में वो अपने चरम पर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि समझ ही नहीं आएगा कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस के विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है या आगे इतिहास में रिसर्च करने की इच्छा रखने वाले या अध्यापक बनने वाले नेट और जेआरएफ के छात्रों से पूछा जा रहा है। इस लेवल पर कठिन प्रश्न हो गया। अब यह भी कठिन प्रश्न है कि पूरा कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंड चोलापुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। ठीक है, तो देखिए सप्त पैगोडा सबसे पहले बने 640 से लेके 674 ईस्वी में। उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर 674 से लेकर 800 ईस्वी के बीच। बृहदेश्वर मंदिर ये बना राज चोल के समय और गंगकोंड चोलापुरम मंदिर बना राजेंद्र चोल के समय में। ठीक है, तो अगर ये दिमाग केवल लग जाए कि सप्त पैगोडा जो मंदिर है ये सबसे पहले बना, सप्त पैगोडा सबसे पहले बना, तो 4 सबसे पहले देखिए केवल डी में है, तो ये ऐसे उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा में कंफ्यूजन हो तो फिर उत्तर मिलना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। इस तरह के प्रश्न कठिन प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? श्रेणी, नगरम, नानादेशी, मणिग्रामम। तो देखिए इनमें से नानादेशी और मणिग्रामम दोनों संस्था विदेश व्यापार से संबंधित थी। तो इसका जो उत्तर है वो है सी और डी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। तो नाथ पंथ शैव संप्रदाय का एक प्रमुख अंग है। तो पूछा जा रहा है कि हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। तो बिल्कुल। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। 1 और 2 दोनों सही हैं और इसलिए सी हमारा उत्तर है। 1 और 2 दोनों। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में उनकी राजधानी है। तो पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय। तो पांड्य तो मदुरा हम जानते हैं। देवगिरी के यादव, सी का 4। वारंगल के काकतीय, तो डी का 1 और पल्लव कांची। ठीक है, तो ऐसे में ए का 2 हमें ए और बी दोनों में दिख रहा है। बी का 3 हमें बी में दिख रहा है। सी का 4 हमें बी में दिख रहा है। डी का 1 हमें बी में दिख रहा है। तो 54 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, मनु देवी, भीमाशंकर। तो निम्नलिखित में से विदर्भ के खजुराहो या छोटे खजुराहो के रूप में जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को। 55 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। तो ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और माना जाता है कि 9वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण कार्य किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, VS वांगकर और BN मिश्रा। तो हमारा उत्तर है BS वांगकर। सी हमारा उत्तर है BS वांगकर। ठीक है, सी। 56 का उत्तर सी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में हड़प्पा स्थल और सूची 2 में वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। तो हम सबसे पहले हुलास को ही, ये उत्तर प्रदेश में है। तो डी का हमें 1। तो डी का 1 देखिए, अब एग्जामिनर जानता है कि हुलास, सभी लोग इस पर ट्रिक करेंगे। तो 111, ठीक है, यही है। बालू ये हरियाणा में है। तो ए का 3। तो ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, लेकिन ए में तो डी का 4 है तो वो होगा नहीं। तो यही डी हमारा उत्तर होगा। ए का 3, बी का 2, मांडा जम्मू कश्मीर और पाडरी गुजरात और डी का 1 हुलास उत्तर प्रदेश और सी का 4 पाडरी गुजरात। डी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में सभ्यताएं और उन सभ्यताएं वो किस तरह की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल, चारागाह, जमींदारी, कृषक। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम जानते हैं सब, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज, लेटर वैदिक सोसाइटी, ये कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ये चारागाह। और मध्यकाल,
तो मध्यकाल जमींदारी का पूरा सिस्टम आ गया था। तो डी का 2। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? ए का 4 हमें ए और डी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? बी का 3 हमें दिख रहा है डी में, और सी का 1 डी में, और डी का 2 डी में। तो 58 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो अब देखिए महाजनपद और उनकी राजधानी। अभी मैंने कहा कि इस तरह के भी प्रश्न, अब वो उस प्रश्न का यहां पर आ गया, महाजनपद और उनकी राजधानी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ए का 3, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। कुरु महाजनपद का राजधानी इंद्रप्रस्थ, बी का 4 हमें कहाँ दिख रहा है? बी का 4 हमें केवल और केवल सी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो यही सी हमारा उत्तर है। सी का 1 सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पोतन, ठीक है। तो 59 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? वकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। तो निम्नलिखित में से इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया। 60 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई ये जो अधिकारी थे, इनका राजस्व संग्रह का भी कार्य था, सिंचाई के ये पर्यवेक्षक भी थे, न्यायिक प्रशासन भी था, भूमि के माप का भी काम था और सड़कों के रखरखाव का भी काम था। तो उत्तर प्रदेश के आयोग ने ये माना है कि ये मार्ग निर्माण से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो सी इसका उत्तर है। अगला, अभिकथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारें पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं, और इसीलिए हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। तो दोनों ए और आर सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। आप पढ़ करके देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर देना कितना अधिक मुश्किल है। तो इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार न किया हो, अब वो अन्य सब्जेक्ट पर अपना फोकस करें। अब ये दिमाग में न रखें कि नहीं एंशिएंट हिस्ट्री हमारा बहुत अच्छे से याद नहीं है, तैयार नहीं है, तो हम इसी को तैयार करें। क्योंकि जिस तरह के प्रश्न दिख रहे हैं 2019 से ही, तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत भी पढ़ लेंगे अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, तो भी अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाने पर आ जाए तो उसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, इतने कठिन प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो समय है एंशिएंट हिस्ट्री पे देना है वो अन्य सब्जेक्ट्स पर दीजिए। प्रश्न भी इससे ज़्यादा नहीं आने हैं। जो हाईएस्ट प्रश्न है वो 5 है, तो उससे ज़्यादा प्रश्न आपको 5-6 से ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। 3 प्रश्न भी हो सकता है तो आए। तो ऐसे में एंशिएंट हिस्ट्री पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रश्न भी बहुत कठिन है। बहुत पढ़ने के बाद भी 6 में से 3 करना मुश्किल है। इसी प्रश्न को देखिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख फेनसांग, आबूज-ईद, अल मसूदी तथा अल बुरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत कठिन प्रश्न है इसका, 1 और 2 दोनों सी उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए देखें।
तो देखिए ये मांडी जो है वो नवीनतम ज्ञात स्थल है, ठीक है। और ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। क्या विशेषता है, क्या साक्ष्य मिला है? तो यहाँ टकसाल गृह के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के मिले हैं और इसलिए ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ टकसाल हो सकती थी, ठीक है। उसी तरह से मांडा, उत्खननकर्ता, वर्ष, प्राप्त साक्ष्य, ये सारा लिस्टिंग आपको दिख रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसी प्रश्न को देखिए, 2021 का प्रश्न है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ, तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ अष्टापद, वासुपूज्य, समेत शिखर, नेमिनाथ, उर्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो देखिए यही सही सुमेलित नहीं है, वासुपूज्य, ये चंपापुरी इनका निर्माण स्थल था, समेत शिखर नहीं। तो बी हमारा उत्तर है। अब देखिए ये प्रश्न कितना मुश्किल है, अगर कोई जो बहुत पढ़ा हो एंशिएंट हिस्ट्री को और जो इस वीडियो को देख रहा हो, आप ही देखिए ये प्रश्न कितना कठिन है। अगला, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो बिल्कुल सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो 66 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, 1 और 2 दोनों। तो सातवाहनों का सबसे मजबूत शासक जिसने इस वंश को एक नई ऊंचाई प्रदान की, उसे हम जानते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से। और मौर्य काल के पश्चात दक्कन में सातवाहनों ने शासन किया। चंद्रगुप्त II के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। देखिए इस लेवल पे प्रश्न बनाया गया, तो यह सही है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं की तौल लगभग 30 से 33 ग्रेन के बीच थी। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन कितना मुश्किल प्रश्न है उसको समझते हुए चलिए। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, जीवित गुप्ता सेकंड देववाड़ाक अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। देखिए इसमें से बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके बारे में हो सकता है आपने सुना ही नहीं हो, ठीक है। अब इस तरह का प्रश्न, तो देखिए ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त अभिलेख सही है, लेकिन ये सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये गया ताम्रपत्र समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है और असीरगढ़ का जो ताम्रपत्र है वो सर्ववर्मन से जुड़ा हुआ है। तो यही बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 11वां शिलालेख। तो अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय की बात करता है। तो उत्तर 69 का हमारा होगा बी। ये 2022 का प्रश्न है। तो यहां पर आप देखें जो 12वां शिलालेख है अशोक का, वो क्या कह रहा है कि सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 13वां बहुत बड़ा है, 10वें में यश और कीर्ति की जगह धर्म का पालन करने बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धर्म नीति की व्याख्या की गई है। 9वां जन्म बीमारी विवाह के उपरांत तथा यात्रा के पूर्व होने वाले समारोहों की निंदा की गई है। 8वें में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बिहार यात्रा को त्याग, धम्म यात्रा का प्रारंभ और शुरुआत बोध गया से की गई है, ठीक है। चलिए अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और रोपण, हड़प्पा और कोटडीजी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, धोलबीरा एवं भक्तराव। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो
जोदड़ों से नाव के आकार की मुहरें प्राप्त हुई हैं और लोथल से नाव के आकार के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। तो ये सी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देवता है और सूची 2 में उनकी पहचान। तो शिव हम जानते हैं, त्रिशूल, ए का 2। देखिए ये बहुत आसान प्रश्न था, ए का 2 केवल यही है। विष्णु, चक्र, बी का 1, गणेश, रस्सी या फंदा, सी का 4 और मां सरस्वती, बीड़ा, डी का 3। ठीक है, तो यही ए हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में कार्य। अब ये भी प्रश्न देखिए कितना कठिन है। तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति, बलाधीप, चुंगी का सुरक्षक, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। तो तलार था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, तलार। ए का 3 केवल ए में है, तो यही हमारा उत्तर है। बी का 4, पट्टकोल, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सी का 2, सहसाधिपति, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और डी का 1, बलाधीप, चुंगी का सुरक्षक। तो 72 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। तो इस प्रकार से 2011 से लेकर के 2022 के दौरान यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए थे, जिनकी कुल संख्या 72 है, उनको हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।